चाइना की तरफ से अभी एक तरीके की सस्ते वाले आयरन मैन सूट को डेवलप करके इसको ऑपरेशनल रोल में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया गया है। नेपाल की बॉर्डर में भारत की तरफ से अभी सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रैकर डॉग स्क्वाड्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान किया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से रशिया के कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाने की वजह से क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है और ये भारत का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है जिसको हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फ्राइडे को 5 चाइनीज कंपनी और एक रशियन कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। इसमें से एक रशियन कंपनी है जिसका नाम अभी जबचस्त है और इसके ऊपर भी अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगा दिया गया है। अब ये सैंक्शन 2 साल के लिए यहाँ पे लगाया गया, जिसका मतलब ये है कि 2 साल के लिए कंपनी ट्रेड नहीं कर सकते। अब जब ये बात सामने आया तो सबसे पहले ये सवाल खड़े कर दिए गए थे कि क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये कंपनी मल्टीपल इंडियन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ ट्रेड करता आ रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मोस एरोस्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, HAL और भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ है और अगर इसके साथ अभी ट्रेड करने पर पाबंदी लगा दिया जाता है तो इससे भारत को नुकसान हो सकता है। और जैसे इस तरीके के सवाल खड़े किए गए तो इस कंपनी की तरफ से फाइनली क्लैरिफाई किया गया है कि हालांकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस पर सैंक्शन लगाया गया है, लेकिन इसका भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है और भारत के साथ उनका ट्रेड जैसे चल रहा था वैसा ही चलने वाला है, क्योंकि भारत के साथ जो भी ट्रेड किया जाता है उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं है और ना ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी इसमें भारत के बारे में कोई जिक्र किया गया है। और जो मेन सैंक्शन यहाँ पे लगाया गया था वो ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया के ऊपर लगाया गया और इन कंट्रीज को कोई भी वेपन या इक्विपमेंट सप्लाई ना करने के लिए कहा गया, जिससे मिसाइल या किसी भी तरह की मास डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाया जा सकता है। लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई बात नहीं है और पिछले 50 सालों से ये कंपनी भारत के साथ ट्रेड करता आ रहा है। ये कंपनी दरअसल एविएशन इक्विपमेंट, सर्विस और डुअल यूज मटेरियल को सप्लाई करती है और इसी वजह से इसके ऊपर अभी सैंक्शन लगाया जा रहा है ताकि डुअल यूज मटेरियल को गलत देशों के हाथों से जाने से रोका जा सके। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। 2015 में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट 17A क्लास की 7 फ्रिगेट को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर किया गया था। इस टेंडर की कीमत 50,000 करोड़ के आसपास की थी और इसमें 2 इंडियन शिपयार्ड को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें मजगांव डॉक लिमिटेड 4 फ्रिगेट को और GRSC की तरफ से 3 फ्रिगेट को बनाया जाने वाला था। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए GRSC की MD ने बताया है कि उनको जिन 3 वेसल को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था, इनकी कीमत लगभग 19,290 करोड़ के आसपास की थी। इन शिप्स की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 6,670 टन के आसपास होने वाले हैं और ये इंडियन नेवी के अब तक के सबसे बेहतरीन वेसल बनने वाले हैं। इन शिप्स को अभी मॉड्यूलर डिजाइन में बनाया जा रहा है, यानी कि इसके अलग अलग पार्ट को पहले बनाकर बाद में इनको असेंबल किया जाएगा, जिस वजह से इनकी बिल्डिंग टाइम काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। इसमें अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स को लगाया तो जाने वाला है, लेकिन इसके साथ ही इसके रडार सिग्नेचर को पहले के शिप्स के मुकाबले काफी हद तक रिड्यूस किया गया है, जिससे इनकी डिटेक्शन के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें भी ब्रह्मोस मिसाइल और बैरिकेड जैसे सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इनकी रडार को लेके अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि इसमें पहले तो बैरिकेड सिस्टम के साथ कपल करने के लिए ELM-2248 रडार को इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी इसमें एक और पावरफुल रडार को इंस्टॉल किया जाएगा जिसकी रेंज कम से कम 400 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और ये एक ही बार में बहुत सारे टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो। इसके लिए कुछ दिन पहले LTR-25 रडार को सिलेक्ट किया गया था। इसी तरीके की एक और वेसल को अभी GRSC की तरफ से 14 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और इससे पहले ही पिछले साल मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से भी इसी क्लास की पहली वेसल INS नीलगिरी को भी लॉन्च किया जा चुका है, जिसको 2022 तक इंडियन नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट एमुनिशन को लेके है। अब सबको पता होगा कि अभी अगर भारत की डोमेस्टिक एमुनिशन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये मेनली हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अभी पूरी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है और साथ ही कंपटीटर्स ना होने की वजह से हमें थोड़ा महंगे भी पड़ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को आगे आने का मौका दिया गया है, तब से नए नए डिफेंस कंपनी उभर कर सामने आ रहे हैं। इनमें से SSS डिफेंस का नाम सबसे आगे और स्मॉल आर्म्स की सेगमेंट में ये भारत में सबसे आगे चल रही है।
पहले तो ये अपने वाइपर और सेवर जैसे स्नाइपर राइफल के साथ इंडियन स्मॉल आर्म मार्केट में एंटर किए थे, लेकिन ये अभी स्मॉल आर्म्स की एमुनिशन को भी भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें एमुनिशन भी कम कीमत पर मिल सके। अभी कुछ महीने पहले ही ट्रिपल डिफेंस की तरफ से बताया गया था कि वो ब्राजील की सीबीसी कंपनी के साथ अभी मिलकर भारत में ही स्मॉल आर्म्स की एमुनिशन को बनाने की कोशिश करने वाले हैं। और अभी यह रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में अभी ब्राजील की सीबीसी और भारत की ट्रिपल डिफेंस के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी को सेटअप करने का फैसला किया जा चुका है और इसे अगले साल के अगस्त तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ब्राजील की सीबीसी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एमुनिशन कंपनी है और भारत में बनने वाली जॉइंट वेंचर कंपनी में 9mm से लेके 50 कैलिबर तक की एमुनिशन को बनाने का फैसला किया गया है। अब सीबीसी की तरफ से ये बताया गया कि भारत में जिन एमुनिशन को बनाया जाएगा उनको सिर्फ भारत के डोमेस्टिक यूज के अलावा आगे चल के अलग देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और एरो इंडिया शो के दौरान जब ब्राजील की तरफ से एक हाई लेवल की डेलीगेशन टीम भारत की गश्त पर आने वाली है तो तब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी दिया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी उनकी आर्मी को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और पाकिस्तानी मीडिया में ये बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से उनकी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान की पॉपुलर न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करने का एम रखा गया और इसके पीछे भारत का जो एम है वो अपने डोमेस्टिक इशू से लोगों का और ग्लोबल कंट्रीज का ध्यान को भटकाना है। अब ये क्लेम वेडनेसडे को शुरू किया गया था जब से भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी में फायरिंग करना शुरू किया गया था। इसके बाद दोनों ही तरफ से रेगुलर बेसिस पर गोलाबारी चल रही थी और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अभी 5 सोल्जर इसमें शहीद होने की खबर सामने आई है। अब इसके बाद पाकिस्तान का ये कहना है कि शायद भारत अभी एक बार फिर से उनके ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, लेकिन अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से इस बात को लेकर सीधे तौर पर इनकार किया गया कि इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं किया गया है। और एलओसी में अभी जो भी फायरिंग वगैरह चल रहा है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहले एलओसी में फायरिंग करना शुरू किया गया था और इससे भारत के सिविलियन और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हो रही थी। और अभी बदले में हमारे तरफ से जो किया गया था वो सिर्फ पाकिस्तान की फायरिंग को काउंटर करने के लिए किया गया था। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके। अब भारत और नेपाल के बीच वैसे ही कुछ दिन पहले लिपुलेख और कलापानी वाले मैप को लेके काफी मतभेद हो गया था, लेकिन अभी वो दोबारा ट्रैक पर आने लगा है। इसी बीच भारत को नेपाल की तरफ से एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो ये है कि नेपाल की तरफ से अभी कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें नेपाल की कोई गलती नहीं है और इसमें नेपाल डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे कि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर को लेकर ऐसे कोई टाइट और स्ट्रिक्ट बॉर्डर लाइन मौजूद नहीं है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है जहाँ पर नेपाल से होते हुए कोई बाहर का एलिमेंट भारत में घुसपैठ कर जाता है। इसी वजह से एसएसबी की तरफ से भारत और नेपाल की बॉर्डर में स्पेशल ट्रैकर डॉग स्क्वाड्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है, क्योंकि काली रिवर की पानी कम होते ही इसके अंदर से होते हुए इलीगल एक्टिविटी होने के चांसेस बढ़ रही है। इसी वजह से एसएसबी के साथ देने के लिए भी बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों को भी ये कहा गया कि अगर वो किसी भी तरह की इलीगल या संदेहजनक एक्टिविटी को देखते हैं तो तुरंत ही आर्मी को इसके बारे में खबर करे। अब ये इंतजाम शायद पाकिस्तान को नजर में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जहाँ पर यह बताया गया था कि पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से भी नेपाल की बॉर्डर से होते हुए सुअरों को भारत के अंदर घुसपैठ कराने की साजिश की जा रही थी। और अभी एसएसबी की तरफ से भारत और नेपाल की सभी बॉर्डर विलेजेस में एक्सट्रीम कॉम्बिंग ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपने सोल्जर्स को एक तरीके से एक्सोस्केलेटन सूट से इक्विप किया जा रहा है। ये एक तरीके के मैकेनिकल सूट है जिसको पहनने के बाद एक आम इंसान की काम करने की क्षमता काफी हद तक बढ़ सकता है। आसान भाषा में हम इसको सस्ते वाले आयरन मैन सूट बोल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स, हाइड्रोलिक्स और लीवर वगैरह होते हैं जो कि कंबाइन मूवमेंट को और ज्यादा आसान कर देते हैं। लेकिन अभी चाइना जिन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है वो इतने एडवांस सिस्टम नहीं है और ये सिर्फ अभी मैकेनिकल पावर में एडवांटेजेस दिला सकते हैं। और अभी चाइना की तरफ से इसको अपनी आर्टिलरी सेगमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनके सोल्जर्स को रिलोडिंग वगैरह करने में काफी आसानी हो रही होगी। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो चाइना की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले चाइनीज मीडिया में पब्लिश किए गए वीडियो और इमेजेस में ये दिखा गया था कि चाइना के सोल्जर्स ऐसे सूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत के साथ चल रही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ों के ऊपर चढ़ना और सामान लेके वहां पर जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चाइना अपने सोल्जर्स को ये सूट देने के बाद वो इजीली 80 केजी तक के लोड को कैरी करके हाई एल्टीट्यूड में मौजूद उनकी पोजीशन तक क्लाइम करके जा सकते हैं और साथ ही उनको थकावट भी महसूस नहीं होने वाली है। कुछ दिन पहले ग्लोबल टाइम की तरफ से ये बताया गया था कि एक आम चाइनीज सोल्जर अपने साथ बस 20 केजी के आसपास के लोड को कैरी करके वहां तक जा सकते हैं।
लेकिन अभी एक्सोस्केलेटन सूट से इक्विप होने के बाद वो वहां पर 80 केजी तक के लोड को कैरी करके ले जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो बैटलफील्ड में उनके पास कितनी एडवांटेजेस हो सकती है। अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे लगभग 50 अलग अलग तरह के सूट्स को बनाया गया था, जिनको वो अलग अलग तरह के रोल में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।